जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के सेक्शन में डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, डिफेंस एक्सरसाइजेस देखेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जुलाई 2024 में, उन सबको देखेंगे, टैबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि देख पाएँ कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने कौन सा रिपोर्ट रिलीज़ की है और उसकी कौन सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे या उनकी कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं अपने डिफेंस सेगमेंट में और रैंक्स और इंडेक्स रिपोर्ट में के सेगमेंट्स में क्या क्या करंट अफेयर्स आए हैं जुलाई 2024 मंथ में। हम लोग इस सेगमेंट में साथियों डिफेंस, जो कि जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स का जो डिफेंस सेगमेंट है उसमें डील करेंगे। डिफेंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या करंट इवेंट्स हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफेंस प्रोडक्शन की और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एक मतलब रिकॉर्ड टाइप का बना है कि जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स है वो हाईएस्ट वैल्यू अचीव की गई है फिजिकल ईयर 23-24 में। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो प्रोड्यूस की गई है वो अराउंड 1,26,887 करोड़ की है। ठीक है, तो एक बार आप ये हल्का सा फिगर ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है इस बार की 23-24 की, वो अराउंड 1,26,000 करोड़ की है। ठीक है, इसके पिछले साल कितनी थी 22-23 में, तो 1,08,000 करोड़ की थी ये वैल्यू। और ये ग्रोथ कितनी हुई है डिफेंस प्रोडक्शन में वैल्यू की, तो 16.7% की ये ग्रोथ हुई है। ठीक है, इंक्रीज सिंस 1920 तो ओवर 60% हुई है। ठीक है, इतना नहीं जानना है आपको। और डेटा सोर्सेज, ये इनके सोर्सेज जो हैं वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अदर पीएसयू मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस आइटम्स और प्राइवेट कंपनीज है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो है डिफेंस सेगमेंट में वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, जितनी डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू है वो 1,26,887 करोड़ रही है 23-24 में, जो कि 16% की वृद्धि दर्ज की है किसमें, डिफेंस प्रोडक्शन में। 22-23 में यही प्रोडक्शन कितना था, तो 1,08,684 करोड़ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात थी, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। तो इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है, उन्होंने प्रोड्यूस तो किया है 1,26,000 करोड़ का प्रोडक्शन, बट एक्सपोर्ट कितना किया है, तो लगभग 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, जो 21,000 करोड़ का ये एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये हाईएस्ट है अभी तक का। ठीक है, ये क्या है, ये हाईएस्ट है अभी तक का। और ये कब बनाया गया था, तो फिजिकल ईयर 23-24 में। तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितनी है, लगभग हमने 21,000 करोड़ का डिफेंस का सामान, डिफेंस के जो चीज़ें हैं, डिफेंस के गुड्स हैं, डिफेंस की सर्विसेज हैं, वो 21,000 करोड़ रुपए की जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे इंडिया ने अचीव की है। ठीक है, और इससे पहले कितना अचीव किया था, इससे पहले थी 15,000 करोड़ की। तो 22-23 में हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया था 15,000 करोड़ का, और इस बार किया है 21,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आपको कंपैरिजन वाली फिगर आपको याद रखनी है। यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन का वैल्यू कितनी है, तो 1,26,887 करोड़, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी है 23-24 में, तो वो 21,083 करोड़ है। ठीक है, 21,083 करोड़ वैल्यू है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की। ठीक है, तो ग्रोथ कितनी हुई है, अराउंड 32.5% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से। ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कितनी है, लगभग 85 कंट्रीज को इंडिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर चुकी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डिफेंस वैल्यू, डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू 23-24 में, ईयर 23-24 में, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा लगभग 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया है डिफेंस सेगमेंट में इंडिया की तरफ से 85 कंट्रीज को लगभग। ठीक है, और ये कितना इस डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने कितना ग्रोथ विटनेस किया है, तो अराउंड 32.5% का ग्रोथ विटनेस किया है ओवर द ईयर 22-23। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन फिजिकल ईयर 22-23 कितना था, तो 15,000 करोड़ था, वो बढ़ के लगभग 21,000 करोड़ हो गया था 2023-2024 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्कीम है हमारी गेन्स 2024 के नाम से। तो याद रखिएगा गेन्स 2024 किससे रिलेटेड है, तो ये गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी डिफेंस सेगमेंट में ही काम करती है, स्पेशली नेवी सेगमेंट में। नेवी जो वर्टिकल है इंडियन डिफेंस सिस्टम का, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, तो उसमें जो नेवी सेगमेंट है, नेवी वर्टिकल है, उसके लिए ये गेन्स 2024 आई है, ठीक है। तो गेन्स 2024 का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जी से है गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि जिसने गेन्स 2024 को लॉन्च किया है। और बाकी AINS का फुल फॉर्म क्या है, तो ए से एक्सेलरेटेड, आई से इनोवेशन, एन से नर्चरिंग और एस से स्कीम, ठीक है। तो इनोवेशन को एक्सेलरेट करने के लिए और नर्चर करने के लिए ये गेन्स स्कीम निकाली गई है। कौन सी इनोवेशंस को, तो शिपयार्ड रिलेटेड डेवलपमेंट्स, ठीक है। शिपयार्ड्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये गेन्स 2024 को रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया, ठीक है। एनहांस शिपयार्ड टेक्नोलॉजी थ्रू इंडियन MSMEs एंड स्टार्टअप्स। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी इन्वॉल्व है शिपयार्ड टेक्नोलॉजी में, और जो भी नए स्टार्टअप्स इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी में, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको नर्चर किया जाएगा। किसकी मदद से, गेन्स की मदद से। इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, तो गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, ठीक है। तो इट्स एन इनोवेटिव स्कीम विच सीक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू shipyards and promotes technological development using the startups created and nurtured in the country, ठीक है। तो शिपयार्ड रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और उनसे ही रिलेटेड जितनी MSMEs और स्टार्टअप्स हैं, उनको नर्चर किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, गेन्स 2024 को, तो जी से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता जो है इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रलय मिसाइल से रिलेटेड। तो प्रलय मिसाइल जो है इनकी मांग की गई है अर्मेनिया द्वारा, ठीक है। अर्मेनिया एक कंट्री है, अर्मेनिया एक वेस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है, जिन्होंने मांग की है, एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग इंडियन प्रलय मिसाइल्स टू काउंटर इजरायली ओरिजिन LORA long range artillery system used by Azerbaijan during 2020 नागोर्नो कोरबोक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया अर्मेनिया की जो है हम लोग ज्योग्राफिकल पोजीशन देख लेते हैं। तो अर्मेनिया ये है, वेस्ट एशिया में है, इसके जो वेस्ट में है ये टर्की है, ठीक है, टर्की से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में कौन सा है, जॉर्जिया कंट्री है। ईस्ट में कौन सी है, अजरबैजान है, जिससे इनकी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट आप जानते होंगे, इनके बारे में पढ़ा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स के थरो हैं तो आप नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते होंगे, जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और ये थोड़ी सी बाउंड्री ईरान से भी शेयर करते हैं अर्मेनिया, ठीक है। वेस्ट एशियन कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। वेस्ट में कौन है, वेस्ट में तुर्की है, जिसका नाम तुर्कीये हो गया है अब, ठीक है। तो टर्की है वेस्ट में, ईस्ट में अजरबैजान है, नॉर्थ में जॉर्जिया है, और साउथ में ईरान है। याद रखिएगा ईरान है, इराक नहीं है, ठीक है। ईरान से ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो अर्मेनिया ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है प्रलय मिसाइल्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। प्रलय मिसाइल्स को एक्वायर करने के लिए अर्मेनिया ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, जिसकी वजह से प्रलय मिसाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रलय जो है ये कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इनके कई टाइप्स हो जाते हैं, जैसे सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस। तो प्रलय जो है वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा इसका टाइप सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और जिसको डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है। ये इनकी 2 स्टेज रॉकेट इंजन है, ठीक है, 2 स्टेज में रॉकेट इंजन है विथ 3rd स्टेज MARV, ठीक है। तो 2 स्टेज रॉकेट इंजन है विथ 3rd स्टेज में जो होगा वो MARV होगा, ठीक है। स्पीड इनकी कितनी है प्रलय मिसाइल की, तो 1 मैक से 1.6 मैक तक, ठीक है। स्पीड इनकी है 1 मैक से 1.6 मैक तक। रेंज कितनी है, तो 150 से 500 किलोमीटर, तभी शॉर्ट रेंज है, ठीक है। जहां 2000 2500 हो जाता है तो ये लॉन्ग रेंज हो जाता है या मिड रेंज हो जाती है। लॉन्ग रेंज कौन सी होती है, जो अग्नि 5 है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो 5000 किलोमीटर तक की है, ठीक है। तो प्रलय मिसाइल की रेंज कितनी है, 150 से 250 किलोमीटर। ट्रैजेक्टरी लो, बहुत ही लो 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 एकदम नीचे से जाती है, ठीक है, मतलब
ज़्यादा हाइट पे नहीं जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं चली जाती है, एकदम नीचे नीचे जाके मार देती है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी बहुत लो है। गाइडेंस सिस्टम क्या है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। लॉन्च प्लेटफॉर्म ना देखिए आप, इतना कुछ डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। मास क्या है, मास 5 टन है। ऑपरेशनल रेंज वही हमने जो बताया 150 से 500 किलोमीटर। कैन चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग सर्टेन रेंज मिड एयर एंड इज डिफिकल्ट टू बी ट्रैक्ड। तो बहुत लो जाती है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है इसको ट्रैक करना, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम मोबाइल लॉन्चर एंड हैज लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, ठीक है। तो ये कैनिस्टराइज्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि मोबाइल लॉन्चर है, जो भी इनके लॉन्चर है वो कहीं भी ले जाके आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से ही इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ बातें हैं प्रलय मिसाइल्स के बारे में। तो एक बार फिर देख लेते हैं प्रलय क्या है। प्रलय क्यों न्यूज़ में है, तो अर्मेनिया एक कंट्री है, वेस्ट एशियन कंट्री है, जिन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट प्रलय मिसाइल्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। अर्मेनिया की जो लोकेशन है पहले वो देख लेते हैं। तो अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया ये यहाँ पे है वेस्ट एशिया में। इसके वेस्ट में, जस्ट वेस्ट में है, बॉर्डर शेयर करता है तुर्की। नॉर्थ में है जॉर्जिया, वेस्ट ईस्ट में है एजरबाईजान जिसके साथ इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है नागोर्नो करबाख रीजन में। और साउथ में है ईरान। याद रखिएगा ईरान है, इराक नहीं है, ठीक है। ईरान से ये सदर्न बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये अर्मेनिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई। अब प्रलय मिसाइल की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो प्रलय क्या है, कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैनिस्टराइज मतलब ये कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है। कैनिस्टर क्या है, मोबाइल लॉन्चर है, ठीक है। मोबाइल लॉन्चर मतलब कहीं से भी वो कैनिस्टर को कैरी किया जा सकता है और प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। सरफेस टू सरफेस क्या है, सरफेस टू सरफेस है कि ये सरफेस से ही लॉन्च किया जाएगा और सरफेस पे ही आके ये अटैक करेगा, ठीक है। ये एयर पे नहीं अटैक करेगा, ये सरफेस पे ही किसी चीज़ को अटैक कर देगा, ठीक है। तो सरफेस टू सरफेस है। शॉर्ट रेंज मतलब 150 से 500 किलोमीटर तक की है। और बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो याद रखना है हमको, इसका इंजन क्या है, 2 स्टेज रॉकेट है विथ थर्ड स्टेज MARV है, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी है, 1 मैक से 1.6 मैक तक। रेंज हमने देखी 150 से 500 किलोमीटर। ट्रैजेक्टरी बहुत लो है जिसकी वजह से इसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रलय मिसाइल के बारे में बात की। और जो अर्मेनियन कंट्री है जिन्होंने अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया है इसको एक्वायर करने में, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, उनका जोग्राफिकल लोकेशन हम लोग ने नोट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट डिफेंस का करंट अफेयर्स चेक करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी त्रिपुट फ्रिगेट से रिलेटेड। फ्रिगेट क्या होता है, फ्रिगेट वॉरशिप होती है, ठीक है। जो जंगी जहाज होते हैं उनको फ्रिगेट कहते हैं। जो जंग में हिस्सा लेते हैं, जो शिप वॉर में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको वॉरशिप कहते हैं। तो फ्रिगेट क्या है, ये भी एक वॉरशिप है, ठीक है। ये कौन से क्लास की है, तो ये तलवार क्लास की है। अलग अलग क्लास इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके डायमेंशन अलग होते हैं, उनकी कैपेसिटी अलग होती है, उनकी डिस्प्लेसमेंट की कैपेसिटी अलग होती है। तो इसके लिए अलग अलग क्लास को डेवलप किया जाता है, अलग अलग क्लास में सेगमेंटेशन हो जाता है। तो ये तलवार क्लास की वॉरशिप है, नेम त्रिपुट, ठीक है। इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसको किसने बनाया है, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। याद रखिएगा किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तलवार क्लास वॉरशिप त्रिपुट फ्रिगेट को बनाया है। इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये एंटी शिप है, एंटी सबमरीन है, लैंड अटैक है, एंटी पायरेसी है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आर्मामेंट्स हैं जो इसको वॉरशिप बनाते हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लॉन्च की जा सकती है, ठीक है। स्टिल वन एयर डिफेंस सिस्टम भी है इसमें। इसके डायमेंशंस हैं 125 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर वाइड है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3600 टन्स का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो खैर इतना आपको ये डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट नहीं याद रखना है, इवन आर्मामेंट्स भी नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि त्रिपुट फ्रिगेट किससे रिलेटेड है, तो ट्रिपुट फ्रिगेट तलवार क्लास वॉरशिप से रिलेटेड है। और इसको किसने बनाया है, तो इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। बस आपको ये दोनों डायमेंशन याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी में से फ्रेम होना है, ठीक है। ये नहीं आपसे पूछेगा कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है या आर्मामेंट्स इसके क्या है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इनके बिल्डर कौन है ट्रिपुट फ्रिगेट के, और ट्रिपुट फ्रिगेट कौन से क्लास की वॉरशिप है। तो आपको याद रखना है तलवार क्लास की वॉरशिप है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इन्हें बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है होपेक्स, ठीक है। होपेक्स किसके किसके बीच है, तो इंडियन एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स, ठीक है। तो जो लास्ट में ई है, ई है, ये इजिप्ट के लिए स्टैंड करता है, और एक्स से होती है एक्सरसाइज, ठीक है। एक थोड़ा सा ये एक आप ट्रिक लगा सकते हैं इसको याद रखने के लिए, ठीक है। तो होपेक्स क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स के बीच एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। ये क्या है, एरियल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्शियन एयरफोर्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अज़्म ए
इस्तेकाम, ठीक है। ऑपरेशन अज़्म में इस्तेकाम किसने लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो वायलेंस और टेररिज्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनको क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा, उनसे डील किया जाएगा, डोमेस्टिक सिक्योरिटी थ्रेट्स को हटाया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर फाइटर्स जो फ्रॉम अफगानिस्तान जो आए, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम किसका है? तो ये पाकिस्तान का है, याद रखिएगा, ठीक है। इट ट्रांसलेट्स टू रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी इन इंग्लिश, ठीक है। तो अज़्म इस्तेकाम का मतलब है रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी। तो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी अफगानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, जो भी चाइनीज़ कंसर्न्स हैं टेररिज्म को लेकर, तो उन सबको न्यूट्रलाइज किया जाएगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे दो न्यूज़ थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले होपेक्स क्या है? होपेक्स है एरियल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्ट एयरफोर्स, ठीक है, ये एक चीज़ है। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम किससे रिलेटेड है? तो पाकिस्तान कंट्री में लॉन्च किया गया है। जो भी डोमेस्टिक थ्रेट्स हैं, टेररिज्म कंसर्न्स हैं, अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नेक्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज फ्रीडम एज, फ्रीडम एज, ठीक है। याद रखना है फ्रीडम एज में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? साउथ कोरिया, यूएसए और जापान, ठीक है। ये 3 दिनों का है ये, और यहाँ पे लोकेशन इसकी है जेजू, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में ये एक्सरसाइज किया जा रहा है, एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, एक्सरसाइज फ्रीडम एज। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो साउथ कोरिया, यूएसए और जापान। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिम्पैक, ठीक है। रिम्पैक हमेशा हर बार कहाँ होता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, हवाई में, ठीक है। हवाई में यूनाइटेड स्टेट्स में जो है रिम्पैक को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये 29th एडिशन है रिम्पैक का, ठीक है। 29th एडिशन है रिम्पैक का। बाईनियल होता है, ठीक है, बाईनियल होता है। और कितनी कंट्रीज हैं इसमें? तो 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। इससे क्या होगा? बेटर रिलेशंस होंगे, एनहांस करेगा इंटर कोऑपरेशन, और क्या होगा? पीस और स्टेबिलिटी, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी पीस और स्टेबिलिटी की बातें हैं वो होंगी, ठीक है। जैसे चाइना बहुत ज़्यादा वायलेशन हो कर रहा है कोस्टल स्पेसेस का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का। तो इस एक्सरसाइज से क्या है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो भी स्टेबिलिटी को हार्म कर रही हैं वो नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे 29 कंट्रीज आपस में पार्टिसिपेट करेंगी। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सबको समझ में आ जाएगा, मतलब स्पेसिफिकली चाइना को ही समझ में आ जाएगा कि सारी कंट्रीज एक साथ हैं और किसी भी स्टेट का वायलेशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा रिम्पैक का ये 29th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स में। फ्रीक्वेंसी क्या है? बाईनियल, बाईनियल मतलब एक साल में 2 बार, ठीक है। बाईनियल मतलब एक साल में 2 बार, और बाई एनुअल मतलब 2 साल में 1 बार। तो ये बाईनियल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। फ्रीडम एज देख लिया था हम लोग ने, ये कहाँ हो रही है? साउथ कोरिया में हो रही है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो साउथ कोरिया, यूएसए और जापान पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। रिम्पैक्ट 29 कंट्रीज, कहाँ पे? हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स में। बाइनियल एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मैत्री, ठीक है। एक्सरसाइज मैत्री ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। एम से मिलिट्री और एम से ही मैत्री, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये किसके किसके बीच है? तो ये इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी, मतलब थाईलैंड आर्मी के ये बीच है। और ये कहाँ हो रही है? थाईलैंड में हो रही है। वाची प्रकरण, टाक प्रोविंस, थाईलैंड में हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैत्री जो है कौन सी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच होती है? तो थाईलैंड के बीच होती है और इंडिया के बीच होती है, ठीक है। थाईलैंड में हो रही है इस बार, ठीक है। इस बार जो है ये एक्सरसाइज थाईलैंड में कंडक्ट कराई जा रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है। खान क्वेस्ट ये किसके किसके बीच है? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। और ये मंगोलिया में कंडक्ट की जा रही है। इसमें 40 पर्सनल फ्रॉम मद्रास बटालियन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 21st एडिशन है, ठीक है। तो याद रखना है कि खान क्वेस्ट किससे रिलेटेड है? मंगोलिया से रिलेटेड है, मतलब इंडिया और मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज है, और मंगोलिया में इस बार हो रही है, 21st एडिशन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है एक्सरसाइज मैत्री किसके किसके बीच है? एम से मिलिट्री एक्सरसाइज, एम से मैत्री, और किसके साथ होती है ये? तो थाईलैंड के साथ, ये थाईलैंड मिलिट्री के साथ, ये रॉयल थाईलैंड आर्मी के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैत्री किससे रिलेटेड है? मैत्री थाईलैंड आर्मी से, और खान क्वेस्ट मंगोलियन आर्मी से, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने होपेक्स देखा था, जिसमें एरियल एक्सरसाइज थी इंडिया और इजिप्ट के एयरफोर्स के बीच, ठीक है। तो ये होपेक्स देखी थी, फिर एक्सरसाइज मैत्री देखी है, और खान क्वेस्ट देखी है फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेज है तो देख लेते हैं। तो 8 जॉइंट मारी टाइम एक्सरसाइज जिमैक्स, जिमैक्स 24 किसके बीच होती है? तो ये जापान के बीच होती है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड जापान। और ये मारी टाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, याद रखना ये मारी टाइम एक्सरसाइज है और इंडिया और जापान के बीच ये कंडक्ट की जा रही है जापान में, ठीक है। जापान में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है जिमैक्स के नाम से। ये कहाँ पे हो रही है, इसका वेन्यू क्या है? तो इसका वेन्यू है योकोसुका जापान, ठीक है, योकोसुका जापान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो ये मारी टाइम एक्सरसाइज है, कोस्टल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ठीक है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। और ये एरियल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज है, ठीक है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024, ठीक है। हर 4 साल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 जो कि यूएसए में हो रही है, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो रेड फ्लैग याद रखना है कौन सी एक्सरसाइज है? ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। किसके बीच? तो इंडिया और यूएस के बीच, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच ये हो रही है। और इसको कब कंडक्ट किया जाता है? इसको हर 4 साल पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट, ठीक है। ये नोमैटिक एलिफेंट किसके बीच होती है? तो इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैटिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैटिक एलिफेंट। एक और कौन सी एक्सरसाइज है? खान क्वेस्ट, जो भी हम लोग ने पीछे देखा था, ठीक है। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट कहाँ हो रही है? उमरोय बेस मेघालय में, ठीक है, उमरोय बेस है वहाँ पे मेघालय में, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है नोमैटिक एलिफेंट किसकी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच? मंगोलिया और इंडिया के बीच। कहाँ पे हो रही है? मेघालय में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक किसके बीच है? तो पिच ब्लैक जो है बाइनियल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। इसमें 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड होस्ट ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक में कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराता है एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक है। पिच ब्लैक 24 कहाँ हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक्सरसाइज जो है ये भी बाइनियल होती है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और बाइनियल होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, ठीक है। 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये बात हो गई पिच ब्लैक 2024 की। नेक्स्ट है जोरावर। जोरावर क्या है? ये इंडिजिनस लाइट टैंक है, ठीक है, इंडिजिनस स्वदेशी निर्मित लाइट टैंक है जिसका नाम है जोरावर, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने अनवील किया है लाइट बैंक टैंक जोरावर इन गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में इसको अनवील किया गया है जोरावर को, ठीक है। नाम से याद रखिएगा जोरावर क्या है? तो लाइट टैंक है, इंडिजिनस लाइट टैंक है, ठीक है। इसमें जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लार्सन एंड टूब्रो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जोरावर क्या है? तो जोरावर है लाइट बैंक बैटल टैंक, ठीक है, इंडिजिनस लाइट बैटल टैंक। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर, ठीक है। बाकी ये जो जोरावर है ये किसके नाम पे है? तो ये फेमस जनरल थे डोगरा डायनेस्टी के जम्मू में, जनरल जोरावर से, उनके नाम पे ये भेज दिया। इतना आपको नहीं याद रखना है, इतना नहीं पूछेगा, बस आपसे बेसिकली यही पूछा जाएगा कि जोरावर क्या है, या आपको ऑप्शन दे देगा कि ड्रोन है कि मिसाइल है कि लाइट टैंक है कि बुलेट प्रूफ जैकेट है, कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है जोरावर क्या है? जोरावर एक लाइट टैंक, इंडिजिनस लाइट टैंक है जिसको बनाया है डीआरडीओ ने, किसकी मदद से? लार्सन एंड टूब्रो की मदद से बनाया गया है। और इसको अनवील कहाँ किया गया था? गुजरात में, हजीरा गुजरात में इसको अनवील किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक क्या है? ये इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटर और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटर और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जिसको डेवलप किया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने, ठीक है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने इसको डेवलप किया है विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक मतलब टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनोवेशन है ये, जो कि क्या करेगा? इंटीग्रेटेड जनरेटर है जिसमें मॉनिटर है, प्रोटेक्शन है और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने विद्युत रक्षक को लॉन्च किया है, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ने जॉइंट मिलिट्री मारीटाइम एक्सरसाइज देखी थी। जॉइंट मारीटाइम एक्सरसाइज किसके किसके बीच है? तो इंडिया और जापान के बीच है, इंडिया और जापान के बीच है। कहाँ हो रही है? जापान में हो रही है, जापान में कंडक्ट की जा रही है मारीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। आईएनएस शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इतना याद रखना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है जिमैक्स किसके किसके बीच है? तो इंडिया और जापान के बीच जिमैक्स है और ये मारीटाइम एक्सरसाइज है, जापान में कंडक्ट की जा रही है।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग किसकी एक्सरसाइज है? तो ये एरियल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स में कंडक्ट की जा रही है और ये हर 4 साल में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग हो गई। नोमैडिक एलिफेंट किससे रिलेटेड है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच? इंडिया और मंगोलिया के बीच। कहाँ हो रही है इस बार? मेघालय में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? तो एरियल एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो इसका ड्यूरेशन बाइनियल होता है, मतलब साल में 2 बार होती है। ठीक है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अलॉन्ग विद 20 अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक की बात हो गई। जोरावर क्या है? तो जोरावर इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट टैंक है। ठीक है, लाइट टैंक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है जोरावर। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है? इसको डीआरडीओ ने किसकी मदद से? लार्सन एंड टूब्रो की मदद से इसको डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक को किसने डिज़ाइन किया है? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने, एडीबी ने, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने। ये क्या करता है? ये इंटीग्रेटेड जनरेटर, मॉनिटर और कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली, बढ़ते हैं आगे। जुलाई मंथ के करंट अफेयर के इस सेगमेंट में हम लोग इंडेक्स रिपोर्ट्स देखेंगे। जो भी इंडेक्स आए हैं, जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, उनको देखेंगे, उनके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे और कोई अगर कंट्री स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है तो उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिपोर्ट आई है वो है ये एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव। ठीक है, एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया है? तो ये WTO ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, 1995 में फॉर्म हुआ था अंडर यूग्रेगवे राउंड। ठीक है, इससे पहले ये GATT के नाम से जाना जाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। ठीक है, 1945 में गैट के नाम से जाना जाता था, तब 1995 में फिर ये इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसमें क्या है बातें हैं? तो एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव जो है ये डेवलप किया गया था WTO के अंदर 2005 में अंडर WTO हांगकांग मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो 2005 में एक हांगकांग में मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, जहाँ पे एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था या डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट निकालता है एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO की, WTO जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इसको कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिलीज करता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को। UNODC जो है ये स्टैब्लिश किया गया था 1997 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कब लॉन्च किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1997 में ये स्टैब्लिश किया गया था और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और ये क्या कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? 1997 में वियना, ऑस्ट्रिया में स्टैब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, अब एक और रैंकिंग है जो कि मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी के नाम से जानी जाती है। तो एक सिटी में रहने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना कम पैसा चाहिए, कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, इस चीज़ को मेजर करती है मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो टॉप 3 में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं, हांगकांग पहले नंबर पे है, सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है ज्यूरिख। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये सबसे महंगी सिटीज़ हैं दुनिया की, जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा महंगा है, हाईली एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स कौन निकालता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स तो मर्सर निकालता है। मर्सर एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनके अनुसार सबसे एक्सपेंसिव सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो हांगकांग है, फिर सेकेंड नंबर पे सिंगापुर है, थर्ड नंबर पे ज्यूरिख है। और चीपेस्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो 226 रैंक पे अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल है। फिर नाइजीरिया की ही एक सिटी है लागोस, 225 पोजीशन पे। 224 पोजीशन पे इस्लामाबाद है पाकिस्तान की। ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान में आप जानते हैं इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत चीपेस्ट सिटी हो गई है इस्लामाबाद। वहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत सी कम पैसे चाहिए इस्लामाबाद में। ठीक है,
तो याद रखिएगा इस्लामाबाद जो है 224 पे पोजीशन पे है, 225 पे लागोस है और 226 पे अबूजा नाइजीरिया है। मतलब चीपेस्ट सिटीज़ में अबूजा 226 नंबर पे। अबूजा कहाँ की कैपिटल है? तो नाइजीरिया की कैपिटल है। और मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में कौन कौन है? फर्स्ट रैंक पे है हांगकांग, सेकेंड पे है सिंगापुर और थर्ड पे है ज्यूरिख। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव है। एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? डब्ल्यूटीओ ने रिलीज किया है। डब्ल्यूटीओ कब फॉर्म हुआ था? 1995 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है। इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इसको रिलीज करता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ये वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है, स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, फिर है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज। तो मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स रिलीज की गई हैं मर्सर के द्वारा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज, जिसमें सबसे हाई रैंकिंग पे सबसे महंगा शहर जो दुनिया का है, यहाँ पे रहना बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, तो वो सिटीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पे है हांगकांग, सेकंड पे है सिंगापुर और थर्ड पे है ज्यूरिख। ठीक है, इसी के ऑपोजिट सबसे चीपेस्ट सिटी जो है वो 226 रैंक पे नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पे 3 इंडेक्स और रिपोर्ट देखी। अब कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में, कुछ और इंडेक्सेस के बारे में हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। ठीक है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स क्या पार्टिसिपेशन रोल प्ले करेंगे, इस नाम से ये नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज़ की है। क्या टाइटल है इसका? इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। इसके हिसाब से ये टारगेट रखा गया है कि जो इंडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में $500 बिलियन तक का टारगेट को रीच करना है बाय 2030। ठीक है, तो इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में $500 बिलियन का प्रोडक्शन करना है बाय 2030। ये नीति आयोग की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन में ये बताया गया है। ये रिपोर्ट, ये टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को ये स्टैब्लिश किया गया था एंड विच रिप्लेस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को और स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, पीएम साहब जो है इसके हेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो इंडिया फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इनकी रिपोर्ट आई है, एफएओ ने निकाली है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, तो इंडिया फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ, तो इंडिया की जो फॉरेस्ट एरिया की ग्रोथ है वो बढ़ गई है बाय 2,66,000 हेक्टेयर्स। 2,66,000 हेक्टेयर बढ़ा है बिटवीन 2010 टू 2020। तो 10 सालों में इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है? वो 2,66,000 हेक्टेयर से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, किसके रिपोर्ट के अनुसार? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकाला है? इन्होंने फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ एक रिपोर्ट निकाली है, फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ, जिसके हिसाब से सबसे टॉप पे है चाइना। चाइना ने कितना गेन किया है पिछले 10 सालों में? 2010 से 2020 में फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ कितनी हुई है? तो 19,37,000 की इनकी ग्रोथ हुई है। 19,37,000 हेक्टेयर्स की इनकी ग्रोथ हुई है। सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया जो कि 4,46,000 हेक्टेयर्स से सेकंड नंबर पे है और थर्ड पे है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो याद रखना है फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ जो रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट है ये? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अनुसार जो है इंडिया तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना। इन्होंने कितना गेन किया है? इन्होंने 19,37,000 हेक्टेयर्स गेन किया है। 19,37,000 हेक्टेयर्स गेन किया है। सेकंड नंबर पे है चाइना। चाइना एज अ कंट्री कितना गेन की है फॉरेस्ट एरिया में? तो इनकी ग्रोथ हुई है 4,46,000 हेक्टेयर्स पे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है इंडिया। और इंडिया ने कितना गेन किया है? फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ कितना अचीव किया है? तो 2,66,000 हेक्टेयर्स की ग्रोथ इंडिया में विटनेस की गई है। ठीक है, कुछ और बातें हैं इसके बारे में। तो ब्राज़ील का जो अमेज़न है इट सॉ 50% रिडक्शन इन डेफोरेस्टेशन बाय 2023। बोरियल फॉरेस्ट अकाउंटेड फॉर अ क्वार्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स इन 2021। ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? पॉडजोल फॉरेस्ट होते हैं जो
टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन में बात करेंगे। और ब्राज़ील का जो अमेज़न का फॉरेस्ट है वहाँ पे 50% रिडक्शन हुआ है डिफॉरेस्टेशन में, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन भी लगातार होना ही चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपोर्ट्स देख लेते हैं अपनी कौन कौन सी है। तो पहली रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। और इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है वो रीच कर जानी चाहिए बाय $500 बिलियन बाय 2030, ठीक है। तो ये इनकी टारगेट है। नीति आयोग के बारे में ये कहा जाता है, मतलब ये फैक्ट है कि नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। और कब स्टैब्लिश हुआ था नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ रिपोर्ट है। ये क्या मेजर कर रही है, ये 2010 से 2020 तक कितनी फॉरेस्ट एरिया में ग्रोथ हुई है कंट्रीज में वो मेजर कर रही है, ठीक है। 2010 से 2020 तक, इस हिसाब से इस रैंकिंग के अनुसार इंडिया तीसरे स्थान पे, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे चाइना है। चाइना ने कितना गेन किया है, 19,37,000 हेक्टेयर्स गेन किया है, ठीक है। 19,37,000 हेक्टेयर्स गेन किया है। सेकेंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 4,46,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ विटनेस किया है। और थर्ड पे है इंडिया। इंडिया ने कितना ग्रोथ हासिल किया है, अचीव किया है, तो 2,66,000 हेक्टेयर्स एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020। और ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे और कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं अपनी। यहाँ पे रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। तो ये ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट क्या करती है, ये जो इंडिया के ब्रांड्स हैं, इंडिया की कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं, उनको रैंक करती है। तो टॉप 5 इंडियन कंपनीज फीचर्ड इन ब्रांड फाइनेंस 2024 आ रहे हैं। सबसे ऊपर पे है टाटा ग्रुप, सेकंड नंबर पे है इन्फोसिस, थर्ड पे है HDFC जो बैंक है, फोर्थ पे है LIC और फिफ्थ पे है रिलायंस ग्रुप, ठीक है। तो ये 5 कंपनीज हैं जो ब्रांड फाइनेंस की लिस्ट में फीचर किया है। टॉप 5 कंपनीज ये हैं, ठीक है। और लास्ट की 2 कंपनीज कौन सी हैं जो फीचर की हैं ब्रांड फाइनेंस इंडिया में, वो 99th पे BSNL है और 100th पे फार्मा इंडिया, ठीक है। आपको खैर इतना नहीं याद रखना है, आपको बस ये 5 याद रखना है, ठीक है। तो टाटा ग्रुप नंबर 1 पे है, सेकंड पे इन्फोसिस है, थर्ड पे HDFC ग्रुप है, फोर्थ पे LIC ग्रुप है और फिफ्थ पे रिलायंस ग्रुप है, ठीक है। तो ये ब्रांड फाइनेंस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो 5 टॉप इंडियन कंपनीज है वो टाटा है, इन्फोसिस है, HDFC है, LIC है और रिलायंस ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। इसको कौन रिलीज करता है, हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। ये क्या पता लगाता है, ये पासपोर्ट का स्ट्रेंथ पता लगाता है, ठीक है। मतलब कितनी कंट्रीज में एक कंट्री कितनी स्ट्रांग है कि उसको पासपोर्ट्स की जरूरत ही नहीं, मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वीजा एंट्री अलाउड है, बिना वीजा फ्री एंट्री अलाउड है, वीजा ऑन अराइवल है या वीजा फ्री एंट्री अलाउड है, ठीक है। तो इसके अनुसार सिंगापुर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पासपोर्ट इंडेक्स वाली कंट्री है, ठीक है। तो सिंगापुर के जो भी सिटीजन्स हैं वो बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ठीक है। तो काफ़ी कंट्रीज हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 82nd है, ठीक है। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है दिस अलाउज वीज़ा फ्री एंट्री टू 58 कंट्रीज, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ना, लगभग सिंगापुर में 135 से 150 कंट्री तक इन सिंगापुरियंस जो है, सिंगापुर के सिटीजन्स हैं, वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सिर्फ 58 कंट्रीज में ही इंडिया वीज़ा फ्री एंट्री कर सकती है, ठीक है। तो ये पासपोर्ट की इंडेक्स पासपोर्ट का स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। तो टॉप पे है सिंगापुर और 82nd नंबर पे है इंडिया, ठीक है। लास्ट पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपनी कंट्री खुद में नहीं एक्सेप्ट किए जाते तो बाहर ही क्या एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है वो 103rd नंबर पे है, ठीक है। इंडिया की जो रैंक थी 23 में वो 84th थी, तो ये इंप्रूव हुई है, अब 82 पे आ गई है, 2 पोजीशंस इंप्रूव की गई है, अब 82nd रैंक है इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप पे कौन सी है, टॉप पे सिंगापुर है। सिंगापुर से रिलेटेड हम लोग ने और क्या देखा था, ये सेकेंड हाईएस्ट एक्सपेंसिव सिटी है दुनिया की, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट एक्सपेंसिव है सिटी है दुनिया की। और पहली कौन सी थी, तो पहली हमने देखा था हांगकांग है, ठीक है, हांगकांग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो टॉप 3 बिलियनेयर्स जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इलॉन मस्क साहब हैं, सेकंड पे जेफ बीजोस साहब हैं और थर्ड पे बर्नार्ड अर्नॉल्ड साहब है जो फ्रांस के हैं, ठीक है। ये दोनों यूएस के हैं और ये फ्रांस के हैं। हाँ, इंडिया में कौन टॉप 2 बिलियनेयर्स हैं, तो 11वें नंबर पे मुकेश अंबानी साहब है जो इंडिया पे टॉप पे हैं, पर ग्लोबली वो 11वें नंबर के बिलियनेयर इंसान हैं। और 14th पे
पे गौतम अदानी है, जो कि इंडिया लेवल पे तो सेकंड पे है, पर ग्लोबल लेवल पे वो 14th बिलियनियर है। ठीक है, तो टॉप 3 बिलियनियर कौन है? इलॉन मस्क साहब नंबर 1 पे है, नंबर 1 बिलियनियर है। सेकंड पे है जेफ बीजोस साहब, यूएसए के हैं ये सेकंड नंबर के बिलियनियर हैं। थर्ड नंबर पे बिलियनियर जो हैं वो है बर्नार्ड अर्नोल्ड साहब, फ्रांस के। ठीक है, तो जो लुई विटॉन जो फैशन ब्रांड है आप जानते होंगे, उनके ये चेयरमैन भी हैं। ठीक है, इंडिया में कौन बिलियनियर है? तो इंडिया में जो नंबर 1 पे बिलियनियर है वो मुकेश अंबानी साहब है। इनकी ग्लोबली रैंक है 11th, और दूसरे नंबर पे है गौतम अदानी साहब, इनकी जो ग्लोबल रैंक है वो है 14th। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने कर ली, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट जो है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट निकाली गई है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट। तो ये 100 कंपनीज को क्या करती है, रैंक करती है एज पर इट्स ब्रांड फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे ऊपर है टाटा ग्रुप, सेकंड पे है इन्फोसिस, थर्ड पे है एचडीएफसी ग्रुप, फोर्थ पे है एलआईसी ग्रुप, और फिफ्थ पे है रिलायंस ग्रुप। ठीक है, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रिलायंस पहले होगा। ठीक है, रिलायंस जो है ब्रांड फाइनेंस के हिसाब से फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, और लास्ट दो कंपनीज है, 99 पे बीएसएनएल है, 100 पे ऑरबिंदो फार्मा है। ठीक है, ये बात हो गई। हेनले एंड पार्टनर्स क्या रिलीज करते हैं? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स क्या मेजर करता है? पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, तो पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन। ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया है 82nd पे। 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 84th थी। ठीक है, 84th रैंकिंग थी 2023 में। ठीक है, लास्ट रैंक किसकी है? लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। ठीक है, उसके बाद ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है, जिसमें टॉप 3 बिलियनियर्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है इलॉन मस्क साहब, जो यूएसए से हैं। सेकंड पे है जेफ बीजोस साहब, जो यूएसए के ही हैं। और थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड साहब, जो कि फ्रांस के हैं। टॉप 2 बिलियनियर्स इंडिया में कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है मुकेश अंबानी, जिनकी ग्लोबल रैंक 11th है। सेकंड नंबर पे है गौतम अदानी साहब, जिनकी ग्लोबल रैंक 14 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो आईएमएफ ने रिलीज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स। तो कौन सी कंट्री कितनी रेडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिसीव करने में, यूज करने में, उसको प्रोपेगेट करने में, ये सारी चीजें मेजर करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स। इसको किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नहीं लॉन्च किया है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप बताइए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ठीक है, और इनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार जो टॉप पे है वो है सिंगापुर। ठीक है, तो अभी हमने देखा पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे है, और हाईएस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में सेकंड नंबर पे है सिंगापुर। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स है, पहले नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड पे यूएसए, और इंडिया की जो रैंक है वो 72nd है। ठीक है, इंडिया की रैंक 72nd है, याद रखिएगा। लास्ट कंट्री कौन सी है? लास्ट कंट्री है 174th पे साउथ सुडान। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है डेनमार्क, और थर्ड नंबर पे है यूएसए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है? तो 72nd स्थान है। ठीक है, लास्ट स्थान किसका है? आखिरी स्थान किसका है? आखिरी पायदान पे साउथ सुडान है, जिनकी रैंक है 174। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो रिलीज करता है आईएमएफ फंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट। तो दुनिया में ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड्स कौन से हैं? तो ये रिपोर्ट निकाली गई है, या ये इंडेक्स निकाला गया है। किसने निकाला है? तो कांतार ने निकाला है। कांतार एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो कांतार ने निकाला है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट्स 2024। इसके अनुसार टॉप 5 ग्लोबल ब्रांड्स कौन से हैं? तो सबसे पहले है एप्पल, सेकंड पे है गूगल, थर्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पे है अमेजॉन, और फिफ्थ पे है मैकडोनल्ड्स। ठीक है, तो ये 5 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स है। ठीक है, टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स। फर्स्ट नंबर पे है एप्पल, सेकंड नंबर पे है गूगल, थर्ड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पे है अमेजॉन, और फिफ्थ पे है मैकडोनल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट जो है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय जीडीपी रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय जीडीपी रिपोर्ट है ये। तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के अनुसार जो है इंडिया जो है 5वीं लार्जेस्ट कंट्री है या इकोनॉमी है, और पीपीपी के हिसाब से 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है,
तो इंडिया जो है जीडीपी के टर्म्स में 5th लार्जेस्ट है और पीपीपी के टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट है। मतलब जो 10 रुपए का सामान आप इंडिया में ले सकते हैं वही 10 रुपए का सामान आप कितना यूएसए में ले सकते हैं, इसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। ठीक है, एक सिमिलर अमाउंट में आप कितनी चीज़ें बाय कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में, यही होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो इंडिया जो है 3rd नंबर पे है, आपको पता है, बाय पीपीपी। ठीक है, सबसे पहले पे है चाइना, जिसकी इकोनॉमी जो है वो वैल्यू हो जाती है उसकी $35 बिलियन पे। सेकंड पे है यूएसए, जिसकी $28 बिलियन पे इकोनॉमी है। इंडिया की 3rd पे है $14 बिलियन। ठीक है, ये पीपीपी या जीडीपी लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, मर्सर ने रिलीज़ किया। ये हम लोग ने देख चुके हैं कि पहले नंबर पे हांगकांग है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, 3rd पे ज्यूरिक है, लास्ट में अबूजा और जो कैपिटल है नाइजीरिया की। इसमें इंडियन सिटीज़ की रैंकिंग हम लोग को देख लेनी है। तो इंडियन सिटीज़ जो है 136 नंबर पे है मुंबई। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में इंडिया में जो मुंबई है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल है जो, उसकी 136 रैंक है। ठीक है, 136 रैंक है। और जो कैपिटल है इंडिया की न्यू दिल्ली, वो उसकी रैंक 165 है। तो ये दो डायमेंशन आप और याद रख लीजिएगा इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमारी है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है? तो इसको यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिलीज करता है। ठीक है, इसके अनुसार जो इंडिया की करेंट पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ है। ठीक है, 140 करोड़ है, 1,45 बिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू रीच 1.7 बिलियन, मतलब 170 करोड़ हो जाएंगे 2060 तक। ठीक है, तो खैर इतना चीज़ें नहीं याद रखनी आपको, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज की है? तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूएन देसा ने रिलीज की है। ठीक है, एक बार फिर से चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में जो मर्सर निकालता है उसमें इंडिया की जो सिटीज़ हैं वो 136 पे मुंबई है, 165 पे न्यू दिल्ली है। ठीक है, बाकी ये चीज़ तो हम लोग ने पहले ही देख ली थी कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव है कौन सी है, तो वो हांगकांग है पहले नंबर पे, सेकेंड नंबर पे है सिंगापुर, 3rd पे है ज्यूरिक, और चीपेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड इज अबूजा विच इज कैपिटल ऑफ नाइजीरिया एंड इट स्टैंड्स ऑन 226th पोजीशन। ठीक है, और ये फिर नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमारी है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, तो ये किसने रिलीज की है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट? ये यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज की है, यूएन देसा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स 23-24 की इंडेक्स है ये। इसको कौन रिलीज करता है? इसको नीति आयोग ने रिलीज किया है, प्रिपेयर किया है, रिलीज किया है नीति आयोग ने। ठीक है, ये कौन सा एडिशन है? तो ये 4th एडिशन है। ठीक है, ओवरऑल ये 4th एडिशन है। ठीक है, ये 4th एडिशन है, इससे पहले 3 एडिशन आ चुके हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स के। ठीक है, एसडीजी क्या है आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं टोटल। तो उन एसडीजी जो गोल्स हैं उनमें इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो कैसा फेयर कर रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इस चीज़ को मेजर करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। और ये जो नई इंडेक्स है या जो नया एडिशन है वो 4th एडिशन है। इसको किसने रिलीज़ किया है? इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। ठीक है, ओवरऑल एसडीजी स्कोर कितना है? तो इम्प्रूव किया है 71। ठीक है, टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 है 71। ये स्कोर कितना था? ये स्कोर 66 था 2021 में। ठीक है, ये स्कोर 2021 में 66 था। ठीक है, स्कोर रेंज फॉर स्टेट्स क्या है? तो स्टेट्स की जो स्कोर रेंज है वो अराउंड 57 से 79 के बीच है, और जो यूनियन टेरिटरीज की स्कोर रेंज है वो 65 से 77 के बीच है। मतलब स्टेट्स लैग कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज फिर भी आगे। ठीक है, नए फ्रंट रनर स्टेट्स कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, फास्टेस्ट इंप्रूविंग स्टेट्स कौन से बने हैं 2018 से 2023 के बीच? तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्टेट जो है, फास्टेस्ट इंप्रूव किया है जिसने अपने एसडीजी स्कोर में, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फास्टेस्ट इंप्रूविंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको एटलीस्ट शुरुआत के 3 तो याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है फास्टेस्ट इंप्रूविंग स्टेट है
ठीक है, विच ग्रू बाय 25%, 25 स्कोर बिटवीन 2018 एंड 2023। ठीक है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर जो कि 21 स्कोर से बढ़ गया है आगे, और उत्तराखंड जिन्होंने 19 स्कोर का अचीव किया है। ठीक है, 90 का स्कोर किया, ग्रो किया है। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन सी है? केरला जिनका स्कोर है 79। ठीक है, और उत्तराखंड जिनका स्कोर है 79। ठीक है, तो दोनों ही टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं विद इक्वल स्कोर ऑफ 79। लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, बिहार है 57 पे। ठीक है, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप ये स्कोर याद रखिएगा, 57 जो है स्कोर है बिहार का, जो कि एसडीजी इंडेक्स में सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो चंडीगढ़ है जिसका स्कोर है 77। ठीक है, सबसे अच्छी परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है एसडीजी इंडेक्स में? तो चंडीगढ़ है विद अ स्कोर ऑफ 77। लोवेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो लद्दाख है, 65 स्कोर है जिसका। ठीक है, लोवेस्ट परफॉर्मिंग कौन सी है? 65 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेंज देखी थी ना, तो 65 पे कौन है? 65 पे लद्दाख है, 77 पे कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है, स्टेट्स एंड देयर स्कोर्स, तो आप पर्टिकुलर स्टेट से हैं, पर्टिकुलर स्टेट के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम का पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने स्टेट का जो है स्कोर याद रखिए। उत्तराखंड 79 पे है, केरला 79 पे है, हरियाणा का जो स्कोर है वो 72 है, राजस्थान का 67 है, मध्य प्रदेश का भी 67 है, उत्तर प्रदेश का भी 67 है, और उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर रहा है। ठीक है, बिहार 57 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो स्कोर है वो 74 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें कर ली। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला गया है 23-24 का। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। किसने निकाला है? नीति आयोग ने निकाला है। ठीक है, इसमें ओवरऑल एसडीजी स्कोर कितना है? तो ओवरऑल स्कोर है 71 इन 23-24। ये स्कोर था 66 इन 2021। ठीक है, स्कोर रेंज फॉर स्टेट्स ने कौन सी कितनी रेंज में स्कोर को अटेन किया है? तो 57 से 79 के बीच में। 57 जो है वो स्कोर था बिहार का, 79 जो स्कोर है वो उत्तराखंड और केरला का है। ठीक है, वहीं पे स्कोर रेंज यूनियन टेरिटरीज की क्या है? तो 65 से 77। 65 है लद्दाख का स्कोर, 77 है चंडीगढ़ का स्कोर। नए फ्रंट रनर स्टेट्स कौन से बने हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, फास्टेस्ट इंप्रूविंग स्टेट्स कौन से हैं 2018 से 2023-24 के बीच? तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट गेन जो स्कोर हुआ है जिस स्टेट का, वो है उत्तर प्रदेश। इन्होंने 25 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। ठीक है, 25 मार्क्स का अचीवमेंट किया है 2018 से 2023 के बीच में। दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जिन्होंने 18 का 21 स्कोर उन्होंने आगे अचीव किया है। ठीक है, उन्होंने 21 स्कोर एक्स्ट्रा अचीव किए हैं एसडीजी इंडेक्स में। ठीक है, फिर उत्तराखंड ने इम्प्रूव किया है 19 स्कोर से। ठीक है, उत्तराखंड ने 19 स्कोर से इम्प्रूव किया है। सिक्किम ने 18 से, हरियाणा ने 17 से, असम, त्रिपुरा और पंजाब ने 16 ईच, और मध्य प्रदेश और ओडिशा ने 15 ईच से अपना स्कोर को इम्प्रूव किया है। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं? तो केरला है जिसका स्कोर 79 है, और उत्तराखंड है जिसका स्कोर 79 ही है। ठीक है, लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है? बिहार है जिसका स्कोर 57 है। टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो चंडीगढ़ है जिसका स्कोर 77 है। लोवेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो लद्दाख है जिसका स्कोर 65 है। अब पर्टिकुलर स्टेट्स के स्कोर्स देख लेते हैं। तो उत्तराखंड हमने देखा 79, केरला 79, हरियाणा 72, राजस्थान 67, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 67, बिहार 57, जम्मू एंड कश्मीर 74। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की ओर। नेक्स्ट हमारा जो एस्टिमेट है उसके बारे में देख लेते हैं। किस चीज़ का एस्टिमेट है? तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एस्टिमेट है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं? मतलब सब्जी, फल, फ्रूट्स, ये सब जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ठीक है, जो मतलब कोर्स ग्रेन की क्रॉप्स नहीं होती, जैसे गेहूं चावल जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ठीक है, तो इसका सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है ऑफ 23-24। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक डेटा रिलीज किया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एरिया कितना है टोटल हॉर्टिकल्चर का? तो एरिया जो है 2022-23 में ये एरिया था 28.44 मिलियन का। ठीक है, 28.44 मिलियन हेक्टेयर का एरिया था, जो बढ़ के हो गया है 28.77 में। ठीक है, 28.77 हो गया था फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में ये एरिया 28.63 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा
कि 28 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया का हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। कितना एरिया हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, तो 28 मिलियन हेक्टेयर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रोडक्शन कितना हुआ है, 22-23 में प्रोडक्शन हुआ था लगभग 355 मिलियन टन, ठीक है, जो घट के हो गया है 352 मिलियन टन, ठीक है। तो इस बार घटा है क्योंकि हीट वेव्स बहुत थी, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से 355 मिलियन टन जो है रिड्यूस हो गया है 252 मिलियन टन पे, सेकेंड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार। जब चारों एस्टीमेट आ जाएंगे तब जाके ये पूरा हो पाएगा, पता चल पाएगा, एक्चुअल फिगर पता चल पाएगी कि कितना एस्टीमेट है या कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 23-24 में। अभी के लिए आपको याद रखना है कि 352 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस किया गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया है लगभग 28.44 मिलियन हेक्टेयर्स, और प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 352.23 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, ठीक है। एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे श्री के राजा रमन साहब, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है आपको कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी क्लाइमेट फाइनेंस की, उसकी रिपोर्ट आई है जिसके चेयरमैन हैं श्री के राजा रमन साहब, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और अपने इंडेक्स देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसपी रिलीज किया है फॉर खरीफ क्रॉप्स 24-25, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज किया गया है भारत सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पैडी में क्या है, पैडी में 2300 है कॉमन पैडी, ग्रेड ए पैडी की जो एमएसपी है वो 2320 है, 2320 है, ठीक है। ज्वार की जो हाइब्रिड ज्वार है उसकी एमएसपी अनाउंस की गई है 3371 पे, और जो मालडंडी हाइब्रिड ज्वार है, मालडंडी ज्वार है वो 3421 पे उसकी एमएसपी फिक्स की गई है, ठीक है। बाजरा की एमएसपी 2625 पे फिक्स की गई है, रागी की 4290 पे फिक्स की गई है, मेज की जो एमएसपी है वो 2225 पे फिक्स की गई है। पल्सेस में दाल में तूर की या अरहर की जो दाल है उनकी 75-50 रुपये एमएसपी सेट की गई है 7550। मूंग 8682, और उड़द की जो एमएसपी है वो 7400 फिक्स की गई है। ग्राउंडनट में ऑयल सीड्स में सबसे पहले पे है ग्राउंडनट, जिसकी एमएसपी है 6783। सनफ्लावर की जो एमएसपी फिक्स की गई है वो 7280 फिक्स की गई है। सोयाबीन की 4892, सीसमम की 9267, तो हमारे हिसाब से सीसमम की है सबसे ज़्यादा एमएसपी, याद रखिएगा। और नाइजर सीड की 8717, ठीक है। अब कमर्शियल में देख लेते हैं एमएसपी, तो कॉटन जो कमर्शियल क्रॉप है, मीडियम स्टेपल की जो एमएसपी फिक्स की गई है वो 7121 पे है, और लॉन्ग स्टेपल की जो एमएसपी है वो 7521 पे फिक्स की गई है, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हल्का हल्का दिमाग में रखिएगा, कभी कदार पूछ लेता है कि चावल की एमएसपी कितनी है या रागी की एमएसपी कितनी है, तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप एक बार ये सब पढ़ लीजिएगा, एमएसपी 23-24 में कितनी थी, इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। मार्जिन ओवर कॉस्ट परसेंट कितना है, आपको ये सब देख लेना है एक बार। हालांकि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा है, ठीक है।